चलिए स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। कॉपी में हेडिंग देंगे डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10 मार्क्स। बाजू में लिख लेना 10 मार्क्स। कोई बच्चा शायद 11 में पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन, आप सब भूल जाइए। मैं मान लेता हूं कि ये फर्स्ट टाइम लाइफ में टर्म सुनेंगे डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का, और हमारे प्रोफेशन में इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस। देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। लाइक प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में आपको फर्नीचर दिख रहा है जिस पे आप लोग बैठे हो, दिख रहा है क्या? प्रोजेक्टर दिख रहा है क्या बेटा? प्रोजेक्टर, लैपटॉप, बिल्डिंग, ये जो फिक्स एसेट्स यूज किया जा रहा है प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में, फर्नीचर, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, बिल्डिंग, इन सब का वैल्यू कमते जाता है। जैसे जैसे अपने इसका समय पार होता है इसका वैल्यू कमते जाता है, और हमने इसे यूज किया है आपको पढ़ाने के लिए। तो इसका जो वैल्यू कमता है टेंजिबल एसेट्स का, उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। ऐसे सिंपल टर्म में बोले, डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। जो आप मोबाइल खरीदते हो, बिजनेस में कार भी खरीदा जाता है, उसका वैल्यू कमते जाता है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये बिजनेस का एक एक्सपेंसेस है। जैसे ये कोचिंग सेंटर हमने रेंट पे लिया है तो रेंट एक्सपेंसेस है, बट कोचिंग सेंटर प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का ही रहेगा तो उसका डेप्रिसिएशन उसे क्या माना जाएगा? एक्सपेंसेस। और हम लोग आपको पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते, सॉफ्टवेयर आप लोग जो मैसेज करते रहते हो, DTH ऐप नॉट वर्किंग डैश डैश कुछ कुछ एक आते रहता है मैसेज, वो अप टू 6 PM तक ही जो मैम देखती है रहती है, उसके बाद आप कुछ मैसेज डालोगे तो नेक्स्ट डे सर्विस मिलेगा। तो आपको पढ़ाने के लिए प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल है, कोई उसे देख नहीं सकता है, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकता है, कलर भी पता नहीं, फील कर सकते हो। फर्नीचर को छुओ तो हाँ टच, देखो छवि ने टच कर लिया। तो टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू कमता है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। इनटेंजिबल एसेट्स लाइक सॉफ्टवेयर जो हमारे आपके बीच है, गुडविल का नाम तो 11-12 में सुने ही है, पेटेंट, कॉपीराइट, IPL देखते होगे, IPL प्रेमी लोग, IPL से बड़ा प्रीमियर लीग आ रहा है सितंबर में, उसे नहीं देखते हो, बोलते IPL देखते हैं। सितंबर वाला बच्चा तो IPL से संन्यास ले लेना चाहिए, सितंबर वाले बच्चे। नेक्स्ट ईयर IPL देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट ईयर इंटर रहेगा, उसके बाद देखेंगे फाइनलिस्ट का टेक लगा के। अभी IPL देखोगे तो कोई भी आएगा डांट देगा, क्या कर रहा है, एग्जाम है सितंबर में, और पापा मम्मी को दूसरा चैनल देखना है, धक्का मार देगा, हम देखेंगे। और 2 साल बाद आप IPL देखोगे, आपके पेरेंट्स को या किसी को मन करेगा कुछ देख, नहीं 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 सीए फाइनलिस्ट है, उन लोग अपने इच्छा को मार लेंगे और आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। उसलिए 2 साल के लिए आप IPL को त्याग दो, उसके बाद देखो। जिस स्टेडियम में जाने का मन है उस स्टेडियम में जाके देखोगे 4 साल बाद, 2 साल बाद तो टीवी में देखना, सीए बनने के बाद वहां जाके देखना। तो IPL का ब्रॉडकास्टिंग राइट किसने लिया? आपको तो दिखा ही होगा, साइड में दिखा रहता है, जियो ने लिया ना। टीवी में स्टार है और ओके, टीवी में अलग है, टीवी में स्टार है और OTT पे जियो, OTT पे जियो। तो हम लोग को हमारे घर में जियो पे आता है, वो बोल देता, ठीक है। जियो ने लिया, स्टार स्पोर्ट्स ने लिया, क्या स्टार स्पोर्ट्स, इन्होंने जो ब्रॉडकास्टिंग राइट लिया, कितना रुपया दिया होगा BCCI को? दिया होगा ना, बोलो भाई। तो ये
और उसी को यूज़ करके मैचेस के दौरान वो सब टेलीकास्ट करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, ये भी इंटेंजिबल एसेट है। तो सोचो आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जियो के कंसल्टेंट रहेंगे, स्टार स्पोर्ट्स भी के कंसल्टेंट रहेंगे, और भी बहुत सारे जो ब्रॉडकास्टिंग फर्म है जिनका काम है ये OTT प्लेटफॉर्म या अमेजन, नेटफ्लिक्स वगैरह पे बहुत चलते रहता है ना। तो ये सब कुछ जो राइट्स लिया जाता है उसको कहते हैं इंटेंजिबल। क्या कहते हैं? इंटेंजिबल। ये भी राइट्स 2 साल, 3 साल, 1 साल, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, एक पीरियड के लिए रहता है। अभी ICC वर्ल्ड कप आने वाला है, T20 जून में, तो उसके भी तो किसी ने राइट लिया होगा, वो इंटेंजिबल एसेट्स है। तो उन्होंने जो पैसा दिया है उसको राइट ऑफ करेंगे धीरे धीरे, उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। ये आपके सिलेबस में नया आया। CA इंस्टीट्यूट आपको फाउंडेशन से ही कुछ कुछ फाइनल्स का टॉपिक पढ़ाने लगा। पहले ये इंटर में हुआ करता था, तो बट टेंशन का कोई बात नहीं है। एमोर्टाइजेशन कौन से एसेट्स के लिए लगता है बेटा? कौन सा एसेट्स के लिए? इंटेंजिबल। और डेप्रिसिएशन किसके लिए है? टेंजिबल। सो अपने टेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स अपने बिजनेस प्रोफेशन में यूज़ करते, इनके लिए जो पैसा पेमेंट करते हैं बहुत बड़ा अमाउंट, उसको ओवर इट्स यूजफुल लाइफ एक्सपेंसेस दिखा देते। फॉर एग्जांपल मानस बाबा जो इस फर्नीचर पे बैठा है ये 10,000 में खरीदे हैं और हमें लगता है कि ये 10 years चलेगा, तो 10,000 रुपीज़ इज़ माई एक्सपेंसेस और इससे 10 years बेनिफिट मिलेगा। तो 10,000 बाई 10 1,000। तो ये फर्नीचर का जो भी मेरा 10,000 का कॉस्ट है उसको 10 साल दिखा देंगे, 1,000 1,000 1,000 1,000। उसे कहते हैं बेटा डेप्रिशिएशन। हमने आप लोग को पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, वो सॉफ्टवेयर 5 years तक ही काम करेगा। तो अपने 50,000 दिया है सॉफ्टवेयर डेवलपर को जो भी हमारे लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर बनाए, तो 50,000 हमने आपके लिए खर्चा कर दिया। वो किसी एक साल उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, 5 years यूज़ करेंगे। तो 50,000 डिवाइडेड बाई 5, 50,000 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 10,000। एवरी ईयर सॉफ्टवेयर का खर्चा एक्सपेंसेस दिखाएंगे 10,000। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर खुद नहीं बनवाते अपने लिए, किसी से खरीदते, तो हर एक साल का सॉफ्टवेयर का चार्जेस लेता, तो डायरेक्टली एक्सपेंसेस हो जाता। तो बेटा ये है डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन का मीनिंग। क्यों सीख रहे हैं इतना सीरियसली, क्यों सीखेंगे देखना, मोर देन 10 क्लासेस देंगे आप लोग को। डेप्रिसिएशन का इम्पॉर्टेंस बेटा, हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो PL अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिखाते, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट लाइक फर्नीचर का, AC का, प्रोजेक्टर का, कैमरा का, लैपटॉप का, बिल्डिंग का, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स। फिर इधर हमारा बिजनेस का नेट प्रॉफिट आता है। इतना ही नहीं, आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंस शीट भी बनाते हैं, बैलेंस शीट में यहाँ पे फिक्स एसेट्स लिखते हैं और फिक्स एसेट से यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और ये वैल्यू आता है। यू नो बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन। एक बिजनेस का किसी एक दिन का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, ये वो हमेशा सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये डेप्रिसिएशन ही रॉन्ग कर दिया तो आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया वो गलत होगा, दुनिया तक जो रिपोर्ट पहुंचाए गलत हो जाएगा, एज वेल एज डेप्रिसिएशन ये रॉन्ग हो जाएगा, तो आपने जिस भी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होने नहीं देंगे। इसलिए CA इंस्टीट्यूट ने इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी बना रखा है, AS 10, जो आप लोग इंटर फाइनल में पढ़ोगे। AS 10 में आपको सिखाया जाएगा कि ये फिक्स एसेट्स जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होता है, क्या कॉस्ट दिखाना चाहिए, किस तरह से इसका रीवैल्यूएशन करना चाहिए,
और किस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके कब से डेप्रिसिएशन दिखाना चाहिए, कब डेप्रिसिएशन बंद कर देना चाहिए क्लोज्ड, तो ये सब कुछ आपको सिखाएगा। मैंने बोला कि मानस बेटा मैंने ये फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपया पे, 10 साल चलेगा, तो आप सब ने बोल दिए कि 1,000 डेप्रिसिएशन दिखा दो। 3 साल चल गया ये फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन कितना दिखा दिया 3,000। अभी भी कितना बोले 7,000 बचा है ना। और लाइफ कितना साल चलेगा 7 ईयर्स। बट 3 साल बाद मेरे को लगता है कि बच्चा लोग फर्नीचर को थोड़ा बुरी तरह से बिहेव करने लगे। अब ये 5 साल ही चलने वाला है, 7 ईयर्स नहीं, 5 साल ही। तो भैया अब 3 साल बाद हो गया, 4th ईयर डेप्रिसिएशन कैसे दिखाए, क्योंकि अब वो तो 10 साल मतलब 7 साल और चलने वाला नहीं है। इन सभी बातों का यहाँ डिस्कशन करेंगे। 2 मेथड होता है डेप्रिसिएशन का, बहुत फेमस मेथड है। आप लोग का नहीं चाहिए, आप लोग 0, यू ऑल आर 0। एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक WDV मेथड होता है, कॉमनली यूज्ड। ऐसे अपन 10-10 मेथड सीखेंगे, बट 2 मेथड स्ट्रेट लाइन WDV। मेरे को लगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना चाहिए, मैंने लगा दिया। 2-3 साल बाद लगता है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड फिक्स परफेक्ट नहीं इसके लिए, WDV मेथड। तो मैं मेथड चेंज करना चाहूँगा, कैसे चेंज करेंगे ये सब कुछ सिखाएगा। ऐसे कोई बाई मिस्टेक 11 पे पढ़ लिया होगा तो एक बार भूल जाना, उसके बदौलत यहाँ पे पढ़ने मत आना, नहीं तो ये इंसान 20 घंटा क्यों पढ़ाएगा, 20 घंटा सिर्फ डेप्रिसिएशन। सो यू डोंट नो एनीथिंग। चेंज इन मेथड, रिवीजन ऑफ लाइफ। पुराने ज़माने में हम लोग एसेट्स खरीदते थे, डेप्रिसिएशन। फर्नीचर, ये फर्नीचर 10,000 में खरीदा, पहला साल 1,000 वैल्यू दिखा दिया, तो वैल्यू कितना बचा 9,000। दूसरा साल और 1,000 माइनस कर दिया, फिर तीसरा साल और 1,000 माइनस कर दिया, 7,000। बुक्स में बोलता है 7,000। आजकल ऐसे फर्नीचर बिकते नहीं है, और आजकल के नौजवान बच्चे ऐसा फर्नीचर पे बैठना नहीं चाहते। तो अब ये फर्नीचर आउटडेटेड हो गया, अब इसे मैं बेचूंगा तो 2,000 ना मिले, बट अकाउंट्स कितना दिखा दिया 7,000। अकाउंट्स दिखा दिया 7,000। वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ गुवाहाटी 7,000 का फर्नीचर है। इफ यू आर गोइंग टू सेल यू विल गेट 2,000। तो जो आपके बैलेंस शीट को फर्नीचर को देखकर आपसे बोला वाह बहुत रईस है, 7,000 वैल्यू है, धोखा हो जाएगा उसके साथ। बेचेंगे तो मिलेगा कितना 2,000। अरे इस एसी को हमारे जब आप लोग ऑडिटेड बैलेंस शीट वगैरह अकाउंट्स देखेंगे, ये वाला तो नया है, बीच वाला का शायद 30,000 वैल्यू दिखेगा अकाउंट्स में, बैलेंस शीट जो आप 11 में बनाओगे। बट आज उसे बेचने जाए तो 10,000 ना मिले, तो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका रीवैल्यू करेंगे, ए स्टेन बोला है 10,000 दिखाएंगे। तो ये सब बातों को डील किया जाएगा। बस एक वर्ड डेप्रिसिएशन के नाम से आप लोग उछल कूद बच्चा की तरह मत करने लगना है, 11 वाला है, ये सब मैं सोचा। सो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा मैथ्स का कैलकुलेशन चाहिए। हमारे इंजीनियर साहब एब्सेंट है, और इंजीनियर साहब बीमार हो गए, तो आप लोग बचा लेना मैथ्स में। या व्हाट्स द नेसेसिटी ऑफ दिस कंसेप्ट इन आवर प्रोफेशन। एक तो डेप्रिसिएशन सही चाहिए टू एसरटेन करेक्ट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। आप किसी बिजनेस का सही रिजल्ट जानना चाहते हो तो डेप्रिसिएशन चाहिए। आप किसी बिजनेस का करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हो तो भी डेप्रिसिएशन चाहिए। इंपॉर्टेंस, एक गलती हुआ तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। और तीसरा, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, हमारा टीम आप लोग को कोचिंग दे रहा है, तो हम जानना चाहते हैं कि आपको पढ़ाने का कॉस्ट क्या है। आपको पढ़ाने का कॉस्ट, आपको स्टडी मैट है तो वो हमारा कॉस्ट है, प्रिंटिंग होकर आया, आपको यूनिफॉर्म दिए वो हमारा कॉस्ट है, बिजली बिल लग रहा है हमारा कॉस्ट है, रेंट लगता है हमारा कॉस्ट है, स्टाफ का सैलरी लगता है हमारा कॉस्ट है। हमने तो फर्नीचर भी आपके लिए यूज़ किया, हमने तो एसी भी आपके लिए यूज़ किया। क्या फर्नीचर का पूरा 10,000 ही आपके लिए है ना 10 साल चलेगा? 10 साल चलेगा। एसी भी 10 साल चलेगा। एसी 50,000 में खरीदे, आप लोग को लिए 50,000 लगा ना 10 साल के लिए,
10 साल के लिए। सॉफ्टवेयर यूज कर रहे उसका खर्चा है। तो जो अपन एसेट्स यूज करते लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसका भी तो शेयर होना चाहिए। फर्नीचर भी तो यूज हो रहा है आपको पढ़ाने के लिए, तो ये भी आना चाहिए। डेप्रिसिएशन, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन भी आना चाहिए। एसी का भी खर्चा आना चाहिए, डेप्रिसिएशन। मैं जो ये लैपटॉप वगैरह ये सब यूज कर रहा हूं, इसका भी खर्चा आना चाहिए, डेप्रिसिएशन। टू एसरटेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, टू एसरटेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। भैया आप कुछ भी काम करो, आप उस सामान को या सर्विस के लिए पैसे लोगे कस्टमर से। आप सीए बन जाओगे, सीएमए बन जाओगे, तो सर्विसेज दोगे क्लाइंट को, तो क्लाइंट से फी चार्ज करोगे। फी चार्ज करने से पहले कॉस्ट कैलकुलेट करोगे कि इन्हें सर्विस देने का हमारा खर्चा क्या पड़ा, तो उधर डेप्रिसिएशन भी दिखाएंगे। तो अगर आपने डेप्रिसिएशन गलत दिखाया तो तीन जगह बाउंसर लगेगा। सो दिस इज द रीजन, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन योर प्रोफेशन। तीन पता चल गया। टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विसेज। हम लोग सर्विस देते, आप सब सीए बनोगे और क्लाइंट को टाइम दे देंगे 3 बजे। आप आएंगे 3:10 पे। टेक इट पॉजिटिवली मानस, आप सामने बैठे हो मेरे, अब मेरा वो गुस्सा खत्म, हम तो आपके सर है, सही मार्गदर्शन देंगे, कैसा लगेगा? आपके क्लाइंट 3 बजे आके आपके ऑफिस में बैठ गया, सीए साहब अभी खाना खा रहे हैं, 3:10 पे आएंगे, बताओ बेटा कैसा लगेगा? वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको आज से ही सीखना है। दोस्ती यारी जाए डैश में मानस बाबा को तरक्की करना है। खाना लेट खा लेंगे, पहले खा लेंगे, बट ट्यूशन टाइम पे आएंगे। आपको सीखना है। मेरे ट्यूशन में कभी भी नहीं होता है 3 बजे का ट्यूशन में 3 बजे पहुंचो, मैं 2:30 2:45 पे पहुंचता हूं। मेरे को पता है हमारे बच्चे पहुंच जाएंगे बिफोर टाइम। आज से नहीं, 21 ईयर्स से मेरा सुबह का ट्यूशन 6:45, मैं 6:15 6:30 पे पहुंचता हूं। इट्स अ रिकॉर्ड। मैं सोचता हूं कि ऐसा कभी नहीं हो कि मेरे स्टूडेंट्स पहले आ जाए और मैं ना आऊं। ये 1-2 दिन का बात नहीं है। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ब्रेक में कर लेंगे, बट स्टूडेंट को लेट नहीं करने देंगे। तो आप लोग तो अभी तो ऑन द वे हो। आप पांचों से रिक्वेस्ट है, टेक मेरे बातों को पॉजिटिवली और इसे अपने लाइफ में उतारना, फिर तरक्की करोगे। यस, सर्विस सर्विस सर्विस। तो तीन बड़े मकसद है डेप्रिसिएशन का। क्या क्या? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विसेज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये इसको बनाते हैं, मशीन लगा है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये आरजी प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या? ये सी का फैक्ट्री है क्या? लगता तो फैक्ट्री है, बट क्या है? सर्विस। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। अगर वो सही जानना चाहते हो तो डेप्रिसिएशन दिखाना है। और बेटा आपका 11 का करेक्ट एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, करेक्ट एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पहले इंपॉर्टेंस समझो, अंदर से एक फीलिंग्स आएगा, तो फिर उसके बाद व्हाट इज डेप्रिसिएशन बताएंगे। फीलिंग्स आ रहा है? इंपॉर्टेंस क्या क्या 3 इंपॉर्टेंस बता दिया। कॉस्ट सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग सर्विसेज। मेरे को पता है रेंडरिंग सर्विसेज बोलने में तकलीफ होगा, बट सीए करके तो सीए बन के तो सर्विस ही देना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेंडरिंग सर्विस बोले सक रहे तुम लोग, वाह ग्रेट। दूसरा करेक्ट प्रॉफिट। क्या बेटा? एसरटेनमेंट ऑफ ट्रू प्रॉफिट लॉस और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। और एक बेटा ये रेंट एवरी मंथ पे कर देता हूं मैं, रेंट का पैसा चला जाता है, बोलो भाई। हाँ, सैलरी एवरी मंथ पे करता हूं। अभी आज तो 1 तारीख हो ही गया, आज लेबर डे है, तो आज छुट्टी है, तो कल सैलरी दिया जाएगा, तो सैलरी भी का पैसा भी चला जाएगा। अभी आपका अकाउंट्स का मॉड्यूल 2 प्रिंट होके आ गया, मैं चेक करूंगा, कल आप लोग को मिलेगा। उसका भी पैसा ले गया ना, रेंट ले गया, इलेक्ट्रिसिटी ले गया, बुक का पैसा, यूनिफॉर्म का भी पैसा दे दिया। बट डेप्रिसिएशन का पैसा किसी को नहीं देते।
डेप्रिसिएशन का एंट्री में सिखाऊंगा 2 दिन बाद। डेप्रिसिएशन टू एसेट, डेप्रिसिएशन का भी एक्सपेंसेस है बट नॉन कैश है। क्या है बेटा? नॉन कैश। सैलरी जाता है पैसा, बुलाओ पूजा दीदी को, पूछो न, पता है जाता है पैसा, जाता है। बट डेप्रिसिएशन, एसी का डेप्रिसिएशन लगेगा। ले जाओ 10,000 रुपया जहां से खरीदा हो, भैया ये 10,000 रुपया लीजिए। क्या डेप्रिसिएशन? मेरे फाउंडेशन स्टूडेंट बोला है सर खर्चा है ले लो। बोलेगा पगलू है दे दो। बोलेगा मैंने तो ऑलरेडी 50,000 दे दिया उसको, तो फिर से जाके 10,000 दूंगा। नॉन कैश एक्सपेंसेस है। क्या है? नॉन कैश। सैलरी का सैलरी खर्चा है, जाता है। रेंट खर्चा है, जाता है। बिजली खर्चा है, जाता है। डेप्रिसिएशन खर्चा है, पैसा नहीं जाता। नॉन कैश। तो खर्चा तो दिखाते हैं बट पैसा नहीं जाता है, तो एक फंड बनाते रहता है। डेप्रिसिएशन क्रिएट्स फंड, क्योंकि 10 साल बाद ये एसी तो बाय तो करेगा ही ना कभी कभी, तो फिर नया एसी को मैं हाई करूंगा। नया एसी को, ये एसी पुराना एसी बाय, तो नया एसी को हाई, तो पैसा कहां से आएगा? ये जो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, वो पैसा इकट्ठा होते जाएगा, और 10 साल बाद तू जाएगी बाय करके, तो किसी ना किसी को तो हाई करूंगा, तो पैसा तो दूंगा। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, व्हाट? एसेट। तो ये चैप्टर सीखने का 4 उद्देश्य है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस, ट्रू प्रॉफिट लॉस, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, एंड नया को हाई करने के लिए पैसा चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंड फॉर रिप्लेसमेंट, फंड फॉर रिप्लेसमेंट। तो ये चैप्टर अपने इसीलिए पढ़ रहे हैं, यही ऑब्जेक्टिव है। यानी इस पे अपने 20 आवर्स से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। इसका आपके प्रोफेशन में क्या काम आने वाला है? करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस, ट्रू मतलब वो रिजल्ट ऑफ द करेक्ट प्रॉफिट लॉस, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन एंड फंड फॉर रिप्लेसमेंट। ये 4 ही ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ये चैप्टर को अपने सीखने जा रहे हैं। इसमें तो बेटा ये पीएल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही अपने सुनहरे हैंडराइटिंग से साइन करोगे पीएल बैलेंस शीट और अपना मेंबरशिप नंबर लगाओगे। मेंबरशिप नंबर जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो, और तो वो सही होना पड़ेगा ना, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन तो बर्बाद कर देगा, आपके मेंबरशिप को रिस्क में डाल देगा। उसलिए सीखते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का 2 डेफिनेशन है। एक तो चलता फिरता, अरे मोबाइल का वैल्यू गिर गया, अरे भाई मोबाइल का वैल्यू गिर गया, तो क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। अरे कार का वैल्यू गिर गया, डेप्रिसिएशन। क्या बेटा? डेप्रिसिएशन। सो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू यूज के कारण, पैसेज ऑफ टाइम के कारण, ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आपके जो मोबाइल का वैल्यू धड़ाम से गिरता है। एवरी अक्टूबर नवंबर में आईफोन प्रेमी लोग हो तो पता ही है, आईफोन वाला एक नया बीमारी देता है, नया फोन आता है, आ ही गया होगा ना, आने वाला होगा, मानस से अपडेटेड रहता है। बोलो भाई, आईफोन का कोई नया सीरीज तो आते रहता है ना, और इंडिया में दीपावली के समय आता है। ओके, तो जैसे नया फोन आएगा बहुत फीचर के साथ, तो पुराने फोन का वैल्यू कम जाएंगे। अब सोचो आप सभी नौजवान लोग मोमो खाना छोड़ दिए, सब खाना छोड़ देंगे, मोमो नहीं। कल्पना करो मोमो खाना छोड़ दिए, आप लोग फ्रूट जूस पीना शुरू कर दिए, तो मोमो बनाने के लिए जो मशीन्स वगैरह रहेंगे उसका वैल्यू आसमान छुएगा, धड़ाम से गिरेगा। सो कस्टमर के टेस्ट हैबिट चेंज हो जाए तो भी एसेट्स का वैल्यू क्या होता है? कम जाता है। गवर्नमेंट, अब की बार किसकी सरकार ये तो पता नहीं, किसी की भी सरकार आ गया, उन्होंने बोल दिया कोई कोचिंग सेंटर क्लास में प्रोजेक्टर यूज नहीं कर सकता, तो फिर इसका वैल्यू कम जाएगा। इसको बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस
कस्टमर के टेस्ट हैबिट के कारण भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण भी हो सकता है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज होने के कारण। तो 3 मेन रीज़न है, एक तो यूज़ करेंगे तो वैल्यू कमता है, एक पैसेज ऑफ टाइम कमता है, या ऑब्सोलेसेंस, ये सब के कारण। ये तो आपके 11 में पढ़ते हैं। यहाँ का डेफिनेशन ये याद रखना है, बुक नहीं चाहिए आप लोग को, मैं लिखाऊंगा, बस थोड़ा सा फीलिंग्स आ जाए। डेप्रिसिएशन इज सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ। ये कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन है, शेड्यूल 2 का। हम लोग को ये डेफिनेशन याद रखना है। डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन सिंपल, ये जो बोला था ना बेटा 10,000 में फर्नीचर खरीदा था, 10 साल 1,000 दिखा दिया, इसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सो डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करना चाहिए, अवेलेबल फॉर यूज। डेप्रिसिएशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट व्हेन एसेट इज रेडी टू यूज। जिस दिन आपने एसेट्स खरीद लिया उस दिन से नहीं, जिस दिन एसेट रेडी टू यूज डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, 2 मेथड बड़ा फेमस है, स्ट्रेट लाइन, WDV। यहाँ पे 7 मेथड्स का नाम लिखा है, एक एमोटाइजेशन इंटेंजिबल भी पढ़ेंगे, और चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बुक नहीं चाहिए, बस एक आइडिया दे देते, क्योंकि ना बहुत बच्चा के फीलिंग्स होता है डेप्रिसिएशन 11 में पढ़ा है वो सब हो जाएगा, ये सब, तो वो सब हटाओ और सीरियसनेस आए अपने में। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, पहले SLM लगा रहे थे, अब मेरे को लगता है कि WDV सही है, या पहले WDV लगा रहे थे अब लग रहा है SLM सही है, पहले 10% लगा रहे थे अब लग रहा है नहीं 15% होगा, तो चेंज। रिवीजन ऑफ यूजफुल लाइफ, सोचे थे ये फर्नीचर 10 साल चलेगा, लगा रहे थे 10 साल के हिसाब से, बाद में तो 7 ईयर्स ही चलेगा, तो सडनली आपको पूरा डेप्रिसिएशन का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पढ़ेंगे, हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट फाउंडेशन तो ऑल स्ट्रेट लाइन WDV सीखना और फिर छुट्टी करना है। रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, ये AC को हम लोग बुक्स में दिखा के रखे होंगे 30,000, आज बेचूं तो 10,000 ना मिले, तो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट में आएंगे, सर ये सर 30,000 नहीं दिखाना है, हम क्या करें, हमें नहीं आता। अरे सर आप कोई वैल्यूअर से वैल्यू कराओ, देखो कितना मिलेगा 10, आपको 10,000 दिखाना है, वो 20,000 मैं बताऊंगा क्या करना है। ओके चार्टर्ड अकाउंट आप बता देना, इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। वो वाला रिवैल्यूएशन नहीं, कभी कोई बच्चा 12 में सुनता है, वो सब नहीं, यह अलग ही। इतने सारे काम करना है आप लोगों को, धीरे धीरे। सो अभी तक आप लोग को एक माहौल पे लाया कि हाँ सर सीखना है, और बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मैथ्स है, तो मैथ्स का तो आप लोग कैलकुलेटर से यूज़ कर सकते हो। बेटा ये अगर सही नहीं हुआ ना बेटा, पूरा हम लोग अभी फाउंडेशन में रोएंगे, फाइनल अकाउंट में रोएंगे, सिंगल एंट्री में रोएंगे, NPO में रोएंगे, पार्टनरशिप में रोएंगे, इंटर में रोएंगे, फाइनल में रोएंगे, फिर ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। तो आपको ना एकदम बढ़िया से, मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ से कोई बच्चा आगे जाके रोए, तो मैं भी सीरियस, आप भी सीरियस, स्टार्ट करूँ डेप्रिसिएशन। पॉइंट नंबर 1, जहाँ पे चैप्टर का नाम लिखे हो डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, ठीक है। यस मैं हेल्प यू। ठंडा लग रहा है किसको? अरे फ्लैप डाउन करना, आप लोग उस एरिया में बैठो नहीं, वॉल से चिपक के बैठो नहीं, आप इधर आ जाओ, कपिल के बाजू में आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ, फ्लैप को डाउन कर दो। बैटिंग का सिस्टम मैं बता रहा हूँ ना भाई, 2001 से मैं ही तो यूज़ कर रहा हूँ ना। हाँ आ जाओ इधर, उसको निकलने दो भाई, पीयूष कपिल के बाजू में उधर बैठ जाओ। वो लोग साथ में नहीं बैठेगा, उन लोग को पनिशमेंट मिला है ना। शुभ चले जाओ, हाँ देखो तो अभी ठीक है, आ जाओ और इधर आ जाओ, और तकलीफ हो तो एक प्रीमियम सीट है, इधर आ जाओ, फील कंफर्टेबल बेटा। 1 ही घंटा का क्लास है, 30 मिनट्स गया में पढ़ाओ, 10-15 मिनट तो 5 पांडव बर्बाद कर दिए। वो आज 6 हो गए पांडव, वो तो कोई नया स्टूडेंट है क्या आज? अरे क्या नाम है?
ओके ठीक है, बैठिए बैठिए। और भी कोई नया स्टूडेंट है क्या? अरे आपका क्या नाम है? ओके बेटी, मेरे बात समझ में आ रहा है? पहला दिन ही अलग ही रूप देख लिया मेरा, मैं वैसे नहीं हूँ जैसे लिखा था अभी आते जाते। हाँ इससे तो ही मिल लेती, ये तो एंट्री लगा के आती है वहां पे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे दो टॉपिक है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओनली डेप्रिसिएशन। फिर कुछ दिन बाद क्या पढ़ेंगे? एमोटाइजेशन। सो बस डेप्रिसिएशन जहाँ पे चैप्टर का नाम लिखे हो ना, डेप्रिसिएशन के सामने लिख लेना टेंजिबल एसेट्स, ब्रैकेट में लिख लेना टेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट्स जहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखे हो ना, टेंजिबल एक दो टेंजिबल का नाम लिख लो, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। और एमोटाइजेशन जो है ना, बाजू में लिख लेना इनटेंजिबल। पढ़ेंगे तो डिटेल में, अभी तो इनटेंजिबल लिख लिया। और गुडविल का नाम लिख देना, सॉफ्टवेयर का नाम लिख देना। ऐसे तो बहुत है, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह वगैरह। सॉफ्टवेयर का नाम लिखो, सॉफ्टवेयर। हाँ हाँ, उसमें जो यूज करेंगे उसको बोलते हैं ना। तो क्या लिखा है बेटा? सॉफ्टवेयर लिखा, और क्या लिखा? गुडविल। ओके खत्म। चलो पॉइंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन क्या है? तो दो डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट जो ट्रू फॉल्स के लिए रखेंगे, ये रखेंगे, देखना बोर्ड पे। डेप्रिसिएशन इज सिस्टेमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये ट्रू फॉल्स के लिए। ये कहीं पे इंटरव्यू में जाओ, कहीं लिखना हो तो ये, और बोलना होता है जो वैल्यू कमता है ना उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। वो थोड़ा सा चालू लैंग्वेज। और ये प्रोफेशनल, और ये आरजी का नहीं है, सिर्फ कंपनीज एक्ट का है। डेप्रिसिएशन क्या है बेटा? सिस्टेमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है आपको पता नहीं, मैं बताऊंगा। ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो ये दो कीवर्ड है, डेप्रिसिएबल अमाउंट को एलोकेट कर देंगे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो यहां से डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है वो पढ़ेंगे, यूजफुल लाइफ क्या होता है वो पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन इज सिस्टेमेटिक एलोकेशन। डेप्रिसिएशन इज सिस्टेमेटिक एलोकेशन of depreciable amount. Depreciation is systematic allocation of depreciable amount of an asset. Systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. Over its useful life. Systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life। दो पॉइंट को टिक मार्क कर दो। डेप्रिसिएबल अमाउंट टिक अंडरलाइन कर दो, डेप्रिसिएबल अमाउंट और यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएबल अमाउंट, यूजफुल लाइफ अंडरलाइन कर देना, ठीक है? डन बेटा। ये इस पे हम लोग नोट नंबर 2 में बात करेंगे। अभी से आज के बाद से डेप्रिसिएशन पहला बार नाम सुने हो, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो यही बोलना, एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर यूजफुल लाइफ। और वो वाला डेफिनेशन नहीं बोलना जो मैं दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट। यहाँ का दो नया डेफिनेशन अभी आएगा आपके पास, बट इसी में लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन, इन अदर वर्ड depreciation is decrease in value of an asset. In other word, depreciation is decrease in value of asset. Depreciation is decrease in value of asset. Depreciation is decrease in value of fixed asset, लिख सकते हो fixed asset. Depreciation is decrease in value of fixed asset due to dash, लिखकर नीचे लिखना ए। देखो बोर्ड पे, वियर एंड टियर, दैट इज यूज लिख सकते हैं, यूज डैश लिखकर ड्यू टू, ए में लिख लेना यूज, यूज के कारण।
डेप्रिसिएशन क्यों एराइज होता है? ड्यू टू पॉइंट नंबर ए, यूज इन बिजनेस या प्रोफेशन। बोर्ड पे ड्यू टू यूज। नंबर नेक्स्ट है पैसेज ऑफ टाइम। नंबर बी, डेप्रिसिएशन एराइजेज ड्यू टू यूज। नंबर बी, पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज PASSAG, पैसेज ऑफ टाइम। सबका मीनिंग बताएंगे। नंबर सी, ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस OBSOLESCENC, ऑब्सोलेसेंस। एंड लास्ट डी, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू। सो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एसेट्स कमता है, या डेप्रिसिएशन एराइज होता है ड्यू टू कांस्टेंट यूज। कोई भी एसेट्स को यूज करते रहते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? कम जाता है। ये तो बच्चा जानता है। पैसेज ऑफ टाइम, इवन नॉट इन यूज, एकदम ये बात को दिमाग में सेट कर लेना। जब आप लोग ऑडिट में जाओगे इंटर पास करने के बाद, तो वहाँ पे बहुत सारे एसेट्स वगैरह दिखेंगे आपके क्लाइंट के पास। कुछ एसेट्स खरीद के उन्होंने रख लिया है, यूज़ नहीं कर रहे, स्टैंड बाई है बट यूज़ नहीं कर रहे। उन्होंने ना उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो आप बोलोगे कि सर आपने इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो वो लोग बोलेंगे अभी सर हमने तो यूज़ ही नहीं किया। समझ लो RG के पास नहीं गया था। सो डेप्रिसिएशन यूज़ के लिए भी लगता है, पैसेज ऑफ टाइम के लिए भी। बहुत सारे ऑडिट में क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्लाइंट ने एसेट खरीद लिया है, लाइक प्रोजेक्टर एक वहाँ भी रखा हुआ है स्टैंड बाई, मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ बट वो रेडी टू यूज़ है, ये डिस्टर्ब करेगा, वो वाला प्रोजेक्टर लग जाएगा। तो उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं बट हमने बैलेंस शीट में 2 प्रोजेक्ट दिखाया है, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन आप लगाओगे ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। देखो कितना बड़ा काम सीख रहे हो। अगर 3 बज से 3:10 तक ये बात मैं बोल देता तो क्या होता आपके ऊपर? आप तो ज़िंदगी में सीख ही नहीं पाते। उन बच्चों को जो कंटिन्यूअसली लेट करते हैं, ट्यूशन को ट्यूशन नहीं समझते, उनका आंखें खोल रहा हूँ मैं। अगर ये 3 से 3:10 के बीच बोल देता, आप सीखते नहीं, ज़िंदगी में अधूरी कहानी रह जाता। सो एक बात इंपॉर्टेंट है, पैसेज ऑफ टाइम, इवन इफ एसेट इज नॉट यूज्ड डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज। तो ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आएगा, बोले कि एक्स लिमिटेड ने एक मशीन खरीदा, एकदम जिगजाग है, चालिया है, एकदम शोरूम से भी नया लगता है, बट यूज नहीं किया, डेप्रिसिएशन नॉट चार्ज, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, ट्रू फॉल्स लिख के जो भी लिखना होता है ये रीजन लिखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन arises ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ये भी आसान है। ऑब्सोलेसेंस का बहुत सारे पॉइंट्स है, तो ऑब्सोलेसेंस के बाद में ब्रैकेट में लिखना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। 3 रीजन बता देता हूं ऑब्सोलेसेंस क्या क्या होते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, डन। और क्या बोला? गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी। ऑब्सोलेसेंस का 3 फैक्टर ले लेना बेटा। क्या क्या 3 फैक्टर दिया? एक क्या बताया? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो तो देख ही रहे हो अपने फोन का। और दूसरा गवर्नमेंट पॉलिसी और कस्टमर्स का टेस्ट हैबिट चेंज हो जाना। कस्टमर टेस्ट हैबिट, तो ये सब रीजंस है वैल्यू कमने का। डन। ऑब्सोलेसेंस ये एक्सटर्नल रीजन माना जाता है। कस्टमर्स क्या आपके फैक्ट्री के अंदर रहते हैं क्या? गवर्नमेंट क्या आपके घर के अंदर रहता है क्या? दीज आर ऑल एक्सटर्नल कॉजेज है। क्या है बेटा? एक्सटर्नल कॉज है। पैसेज ऑफ टाइम और यूज, ये सब तो इंटरनल हो गया। और मार्केट वैल्यू भी कभी कभी कम जाता है, तो ये सेकेंडरी है। 3 पॉइंट याद रखना। तो आपने देखा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्यों होता है।
तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन बोलेंगे, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. सो डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर बोल सकते, पैसेज ऑफ टाइम बोल सकते, ऑब्सोलिसेंस बोल सकते, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू. ओके, नाउ यहाँ पे दो टर्म आया, इसे ना समझाओ तो आगे बढ़ ही नहीं सकते. और ये जब भी इस संसार में आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, ध्यान रखना एक एसेट्स का कॉस्ट क्या होता है मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में. मैंने बोल दिया 12,000 कॉस्ट है एसेट्स का, 52,000 कॉस्ट है एसी का. इस एसी को 10 साल बाद बेचेंगे ही, तो 10 साल बाद बेचेंगे तो एक स्क्रैप वैल्यू मिलेगा. स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू, 4-5 नाम है. एसेट्स का लाइफ जब खत्म हो जाता है तो उसे बेचते हैं कूड़ा के भाव में. स्क्रैप भी बेचेंगे तो कुछ तो मिलेगा. भैया मोबाइल जो भी खरीदते हैं लोग उससे कभी ना कभी तो बेचते ही ना, तो उसका जो वैल्यू मिलेगा उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू. ओके, तो 2,000 वैल्यू मिलेगा. तो आपने एक एसी खरीदा 52,000 पे और 5 साल 10 साल बाद एसी यूज़ करने लायक नहीं रहेगा, उसे केजी के भाव में भी बेचेंगे. एस्टिमेटेड 2,000 मिलेगा. तो एसी में खर्चा लग गया अपना कितना बेटा, 50,000. तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट. आप जिंदगी में कभी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 पे करना, क्योंकि एसी में आपने खर्चा कितना किया 52, 2,000 रुपया तो आपको मिल ही जाएगा ना, आज नहीं बाद में. बट आपका क्या कितना रुपया, 50,000. इसको अपन कहते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट. व्हाट इज दिस, डेप्रिसिएबल अमाउंट. तो कभी भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. आज के बाद तो लाखों बार आप लोग कैलकुलेट करोगे. आप सभी लोग सीए बनेंगे, जो सीएमए कर रहे हैं सीएमए बनेंगे. बस लाइफ में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रखना. डिसिप्लिन से बाहर गए तो बहुत टफ है. प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल बनना है तो डिसिप्लिन कम्स फर्स्ट. कंसिस्टेंसी चाहिए, ब्रिलियंसी नहीं चाहिए. तो ओके, 50,000 डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करोगे, 50,000. दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएबल अमाउंट. तो आज एक नया डेफिनेशन सीख रहे हो, बहुत आसान है बट इंटरेस्टिंग है. व्हाट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. व्हाट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट, स्क्रैप वैल्यू. यस 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 यस. depreciable amount of asset is cost of asset less scrap value. Depreciable amount is cost of asset minus scrap value. कभी कभी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आते बोलते गुप्ता जी आप उसका वैल्यू 30,000 दिखा रहे हैं, वो एसी चलता है तो वहां से साउंड आता है, आप उसे बेचेंगे तो 10,000 रुपया ना मिलेगा. आप तो दुनिया को धोखा दे रहे हो. आप 30,000 दिखा रहे हो, साइन ही नहीं करेंगे हम आपका बैलेंस शीट, प्लीज कर लो ना. हम घुसखोर सीए नहीं है, हम पढ़ के आए आरजी से, हम कैसे दिखाएंगे 30,000. और इसका उपाय बताइए सीए साहब, रिवैल्यूएशन कर लो. तो आज से 10,000 दिखा दो. तो फिर जब कभी रिवैल्यू करते ना तो कॉस्ट हट जाता है, तो सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू तो रिवैल्यूड आ जाता है. क्या आ जाता है बेटा, रिवैल्यूड. अपन सीखेंगे, हमारे सिलेबस में कवर्ड है, आज तक एग्जाम में नहीं आया, कभी सीखेंगे. तो व्हाट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू. कॉस्ट ऑफ एसेट ब्रैकेट में रिवैल्यूड अमाउंट भी लिख लेंगे जब तक सीखे नहीं, माइनस स्क्रैप वैल्यू. यस, नोट नंबर 2. Depreciable amount of an asset is equal to, depreciable amount of an asset is equal to cost of asset, cost of depreciable amount of an asset is equal to, mathematically लिख लो, cost of asset ब्रैकेट में revalued amount, cost of asset ब्रैकेट में रीवैल्यूड अमाउंट माइनस स्क्रैप वैल्यू. डेप्रिसिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएबल अमाउंट इज इक्वल टू क्या बेटा, कॉस्ट या कौन सा अमाउंट, रीवैल्यूड माइनस
स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू डन। तो आज के बाद कभी भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना, तो देख लेना स्क्रैप वैल्यू क्या है, उसको देखे बिना लगाए तो डैश हो जाएगा। डन। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ एसेट 52,000, कॉस्ट ऑफ एसेट 52,000, स्क्रैप वैल्यू 2,000, कॉस्ट ऑफ एसेट 52,000, स्क्रैप वैल्यू 2,000, तो 52,000 माइनस 2,000, डेप्रिसिएबल अमाउंट 50,000। कॉस्ट ऑफ एसेट 52,000, स्क्रैप वैल्यू 2,000, डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना हो जाएगा 50,000। डन। सो आज के बाद कभी डेप्रिसिएशन लगाने का बात आएगा तो कॉस्ट पे देखते हैं ना, डेप्रिसिएबल अमाउंट पे, अमाउंट पे। डन, इतना ही था, छोड़े इसको। और एक नया टर्म था डेप्रिसिएशन। क्या होता है बेटा? सिस्टमेटिक एलोकेशन तो समझ गया, 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स ऑफ व्हाट अमाउंट? डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑन ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ पे भी सुनिए, आराम से सुनिए। यूजफुल लाइफ हम लोग जानते हैं कि ये एसी 10 साल चलेगा, तो यूजफुल लाइफ हो गया कितना? 10 साल। ये प्रोजेक्टर 2-3 साल चलेगा, गुस्सा मत होना। तो इसका यूजफुल लाइफ, गुस्सा होगा तो फिर 50-60,000 का एक्सपेंसेस है, तो हमारा तो तकलीफ ही है ना, और हमारा तकलीफ तो आपका भी तकलीफ ही है, तो 3 साल ही चलेगा। ये आप लोग सुने। एक नया यूजफुल लाइफ का बात सुनो। ये जो प्रोजेक्टर है इसका लाइफ 3 साल नहीं है। जब प्रोजेक्टर खरीदेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा 3000 आवर्स काम करेगा ये, 3000 आवर्स। कोई मशीन खरीदते तो मशीन का यूजफुल लाइफ ईयर्स नहीं होता, ये 50,000 आवर्स चलेगा। प्रिंटर खरीदते ना, प्रिंटर तो प्रिंटर खरीदते ना तो 50,000 पेपर प्रिंट करेगा, ईयर्स नहीं, इसके आउटपुट पे बेस्ड रहता है। कभी कभी एसेट्स का लाइफ फिजिकल ईयर्स पे नहीं रहता है, जो हम लोग आम जनता बोलते हैं, वो तो यूजफुल लाइफ है फिजिकल। और इसका प्रोडक्शन या सिमिलर कैपेसिटी, इसका आवर्स रहता है 5,000 आवर्स, तो ये 5,000 आवर्स ही चलेगा और अच्छी तरह से ब्राइटनेस देगा। उसके बाद भी जबरदस्ती चलाने लगेंगे ना तो चलेगा। क्या दिख रहा है सर? दिखता नहीं, धुंधला सा है, तो आप लोग सबको चश्मा पहनना पड़ेगा। तो 5,000 आवर्स मैं 1 साल में यूज करूं, 2 साल में यूज करूं, 5 साल में यूज करूं, 10 साल में यूज करूं, वो इस साल से मतलब नहीं है। कुछ मशीन उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स ही बनेगा इससे। 1 लाख यूनिट 1 साल में बनाइए, 2 साल में बनाइए, 5 साल में बनाइए, 10 साल में बनाइए, आपकी मर्जी, बट उसका लाइफ ही वैसा है। फिजिकल लाइफ से मतलब नहीं है, वो भी यूजफुल लाइफ है। तो आज के बाद यूजफुल लाइफ एसेट्स का 2 टर्म याद रखना, एक तो ईयर्स और एक प्रोडक्शन या सिमिलर यूनिट्स। लाइक प्रोजेक्टर का प्रोजेक्टर आवर्स, मशीन का मशीन आवर्स, या मशीन का कैपेसिटी है 10,000 ही माल बनेगा। और सबसे अच्छा प्रिंटर तो आए दिन आप लोग यूज करते हो, प्रिंटर का भी एक लाइफ होता है। ऐसे धक्का मार के इंडियन जुगाड़ बैठा लो, बहुत दिन चला लेंगे, बट एक जो कॉर्पोरेट पे बात करोगे, थोड़ा तकलीफ फेंक दो, इसका लाइफ खत्म। और हम लोग तो जुगाड़ पे जुगाड़, जुगाड़ पे जुगाड़, इंडियन इसीलिए बहुत रिच होते हैं, बहुत अमीर होते हैं। तो हम लोग कोई एसेट्स को जितना बार यूज करते हैं ना, फॉरेनर लोग 3 बार खरीद के बेच देता है, फेंक देता है, और हम लोग उसको यूज करते हैं एकदम, जब तक उसका जान से जान ना निकाले। हम लोग तो पुचका वाले को भी नहीं छोड़ते, वो 20 रुपये का 6 पुचका देगा, अंकल एक सूखा पुचका दे दो ना, अरे अंकल एक और डाल दो ना, इतने ही देंगे। हम लोग तो ऐसे रहते कि उस पुचका वाले भैया को भी नहीं छोड़ते। बार्गेनिंग करते हो क्या? ट्रू इंडियन, ट्रू इंडियन। और फॉरेनर रहेंगे तो सीख दिया, नो इज ओके, 5 इज ओके, थैंक यू, टेक 20 रुपीज। एंड वी द इंडियन 6 खाने के बाद भी 1-2 एक्स्ट्रा लेते हैं लेते हैं ना, गुड़िया लोग लेते। तू भी लेता है क्या? ये भाई लोग नहीं लेते?
इन लोग कभी लिया क्या तुम्हारे सामने? खिलाया क्या तुम लोगों ने इनको? सब लेता है बोल रहे हो, बोलो ना लेता है क्या? राहुल लेता है या इंडियन हम लोग? चलो चलो कोई बात नहीं। आपने समझा क्या क्या बताया? यूजफुल लाइफ क्या होता है? एक तो ईयर्स और एक प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स। ऊपर देखो, अरे इसको देखो, और कोई बुरी नजर से मत देखना। काजल लगाया क्या? हाँ ठीक है, देखो देखो काजल लगा के रखा ऊपर। काजल नहीं, प्रोजेक्टर। यूजफुल लाइफ देखो कितना कितना लाइफ है, 5000 आवर्स। तो कभी भी यूजफुल लाइफ बोलना तो एक तो हम लोग जानते ही है, और दूसरा आरजी का प्रोजेक्टर। Useful life of an asset is period over which asset is expected to be available for use. Useful life is the period, जितने साल अवेलेबल है, 5 साल 10 साल, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन। दिस इज न्यू, ये आपको ध्यान रखना है। इंटर में फिर से मिलेगा। यूजफुल लाइफ का मतलब होता है एक तो फिजिकल ईयर्स और दूसरा नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स। नोट नंबर 3, यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू, या ऐसे लिखो, यूजफुल लाइफ हेडिंग दे दो बेटा। यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड, यूजफुल लाइफ इज पीरियड ओवर विच, यूजफुल लाइफ हेडिंग डाल दिया। इट इज पीरियड ओवर विच, बोर्ड पे देख लो, हेडिंग लगा दिया यूजफुल लाइफ। अब उसके बारे में लिखते हैं, क्या लिखवाया था? पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज, पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज। और नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स, और नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड, number of production or similar units expected to be obtained from asset, number of production or similar units expected from asset. Example, plant and machinery is equal to 10 years, तो ये यूजफुल लाइफ हो गया। प्लांट एंड मशीनरी इज इक्वल टू 10 years, तो ये बोलेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी का यूजफुल लाइफ कितना साल है? 10 साल। इससे 10 साल, ठीक है लास्ट बेंच, इससे 10 साल यूज़ करेंगे, यूज़ करके इससे हम लोग बिजनेस में कमाई उमाई करेंगे। डन। दूसरा, प्रोजेक्टर इज इक्वल टू 5000 आवर्स, प्रोजेक्टर इज इक्वल टू 5000 आवर्स। प्लांट एंड मशीनरी इज इक्वल टू 10 years, ये भी यूजफुल लाइफ है, और प्रोजेक्टर 5000 आवर्स भी क्या है? यूजफुल लाइफ। ना फील करो, वो 5000 आवर्स को बोलते हैं प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स। यानी जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्टर से प्रोडक्शन तो होता नहीं, प्रोजेक्टर का आउटपुट होता है कि वो यहाँ पे जो दिखाएगा, विजुअलाइज करेगा, तो ये भी क्या हो गया? यूजफुल लाइफ। और ये 5000 आवर्स चलेगा, तो 5000 आवर्स तब होगा ना जब ये ऑन रहेगा। क्या रहेगा? ऑन। अगर मैं 1 महीना में 1 ही घंटा यूज करता हूं तो ये 5000 आवर्स तो भैया जनरेशन टू जनरेशन चल जाएगा। वो ईयर से मतलब नहीं है, आवर्स से मतलब है। तो आपके प्रोफेशन में प्यारे प्यारे बच्चों ऐसे बहुत सारे एसेट्स देखने को मिलेगा जिसका फिजिकल लाइफ जैसे 5 years 10 years नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको उसका भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है।
बट उसका आवर्स के बेसिस में करेंगे, किस पे? आवर्स। बट मोस्टली जो मोस्ट कॉमनली यूज है वो ईयर्स वाला है, इसलिए जो 11 में बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं ना वो ईयर्स सुनते हैं। बट आप तो यहाँ सीखने के बाद अल्टीमेट इंडिया का सब कुछ कवर कर लोगे, वर्ल्ड का सब कुछ कवर कर लोगे, तो आपको ये भी जानना है। डन? तो आप लोग ने पहला डेफिनेशन में 3 पॉइंट था, तीनों को कवर कर दिया। अब हमें चाहिए कि सर ये डेप्रिसिएशन क्यों सीखना है, क्या जरूरत है? अभी तक डेप्रिसिएशन का मीनिंग सिखाया है, ठीक है? क्या था डेप्रिसिएशन? सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट ओवर यूजफुल लाइफ। फिर डेप्रिसिएबल एसेट्स का मीनिंग सिखाया कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू फॉर यूजफुल लाइफ। सर हम जानते हैं, बेटा सुनो तो सही, जानते तो आप 10 साल 5 साल हो, जानते तो नहीं हो प्रोजेक्टर का लाइफ, जानते तो नहीं हो प्रिंटर का लाइफ, तो उन सबको भी क्या बोलते हैं? यूजफुल लाइफ। इतना ही बताया। और वाई डेप्रिसिएशन अराइजेस, रीजंस क्या था? यूज है, पैसेज ऑफ टाइम है, ऑब्सोलेसेंस है, मार्केट वैल्यू कम। नाउ व्हाट इज द नेसेसिटीज, क्यों हम लोग इकट्ठा हुए हैं, क्यों इतना सर आप सीरियसली पढ़ा रहे हो, क्या मिलेगा फल हमें फल बताओ, फल ज्यादा अच्छा होगा, लालच उतने ही ज्यादा होगा, तो फल देखो मिलने वाला है। उसीलिए हर एक चैप्टर का ना पहले फल दिखा देता हूं, देखो बेटा ये मिलने वाला है, फिर बोलते वाह 4 फल मिलने वाला है, तब तो और अच्छे से पढ़ेंगे। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, नोट नंबर 4। थ्योरी बहुत कम आता है, बट पहला दिन तो यार थ्योरी चले गए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले को समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है पक्का? 4 ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। फर्स्ट क्या था बेटा? नंबर 1 या ascertainment of cost of production ऑब्लिक या मैं लिखाऊंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, हेडिंग डाला बेटा। नंबर 1 ascertainment of cost of production ऑब्लिक cost of service provided, cost of rendering services, cost of production ऑब्लिक cost of rendering services, या cost of production ऑब्लिक सर्विस भी लिख सकते हो। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स क्या है बेटा? प्रोडक्ट है ना सर्विस है? सर्विस। ascertainment of cost of production ऑब्लिक सर्विस, ठीक है। नोट पॉइंट नंबर 2, ascertainment of correct result of business, ascertainment of correct result of business, ascertainment of correct result of business। पहला था ascertainment of cost of production ऑब्लिक सर्विस, दूसरा क्या था? ascertainment of correct result of the business। जो आप ट्रेडिंग पीएल बनाते हो पता चलेगा, इसके बाद रेक्टिफिकेशन विद फाइनल अकाउंट देखना, वहां डेप्रिसिएशन गलती, पूरा आंसर गलती हो जाएगा। नंबर 3 ascertainment of correct financial position, ascertainment of correct financial position, ascertainment of correct financial position of business, ascertainment of correct financial position of business, and last to provide fund for replacement of asset, to provide fund for replacement of asset, to provide fund for replacement of asset, to provide fund for replacement of asset। ऐसे थ्योरी तो सीए में आता नहीं है ज़्यादा, फिर भी इसका जितना थ्योरी है फर्स्ट डे में पूरा क्लियर कर दूंगा। ट्रू फॉल्स में 2 नंबर दे दें या कोई थ्योरी क्वेश्चन डाल दें, तो ध्यान से देखना। फंड फॉर रिप्लेसमेंट थोड़ा सा एडवांस है। ये देखो, ये रेंट का एंट्री हम लोग लगाते हैं, रेंट टू कैश, ये एक्सपेंसेस है, लगाते हैं ना, रेंट टू कैश, बैंक लगाते हैं ना। और डेप्रिसिएशन भी आपका बिजनेस का एक्सपेंसेस है,
डेप्रिसिएशन का एंट्री मैं कल परसों सिखाऊंगा, अभी एक बार टेम्परली देख लो। डेप्रिसिएशन टू एसेट, डेप्रिसिएशन टू एसेट लगाते हैं, रेंट भी खर्चा है, रेंट के लिए पैसा चला जाता है। से 10,000 रुपीज़ रेंट है, तो मैं रेंट पे कर दूंगा, पैसा चला गया। डेप्रिसिएशन भी 10,000 है, तो डेप्रिसिएशन टू एसेट, यहाँ तो कैश नहीं जाता है, एसेट्स का वैल्यू गिर जाता है। सो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है। ट्रू फॉल्स के लिए ध्यान रखना, रेंट भी खर्चा है, पैसा जाता है, डेप्रिसिएशन भी खर्चा है, पैसा नहीं जाता है, तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है। खर्चा दिखाते हो, प्रॉफिट से माइनस करते हो, बट ऐसे माना जाता है कि जो प्रॉफिट है वही बिजनेस में बचा। नो चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, मन लगा के पढ़िए, इंटर में आइए, जो प्रॉफिट होता है वो पैसा नहीं बचता है, कुछ और ही पैसा बचता है। आपको सिखाएंगे, डेप्रिसिएशन बोलेगा हमें भी जोड़ लो, प्रॉफिट भी हमें भी जोड़ लो, आम खर्चा तो है बट पैसा लेके नहीं गए, तो वो फंड बनता है। क्या बनता है? फंड। जिंदगी में कभी ना कभी तो मेरे को बाय करेगी वो कौन? एसी। प्रेरणा को मेरे से तो गुस्सा ही रहता होगा, सुबह 6 बजे से ऑन करवा देते। तू मेरी जिंदगी से चली जाएगी तो जिंदगी में थोड़े ना रोते रहेंगे, किसी और को हाय भी तो करेंगे। हाय करेंगे तो पैसा तो चाहिए। अरे पुराने एसी जाएगा तो जाने दो, नया एसी भी तो आएगा, उसके लिए पैसा चाहिए। तो इट प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। तो यहां पे ना कुछ लिखना पड़ेगा आप लोगों को, फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट लिखे हो ना, इसी के सामने पॉइंट नंबर 4 था ना, इसके सामने ना ये टर्म लिखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है, लिखना ही पड़ेगा तिवारी जी, लिखना ही पड़ेगा, ब्रैकेट में हाइलाइटर से हाईलाइट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर अभी क्या लिखे थे? प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ना, सो उधर ही लिख लेना जहां पे फंड फॉर रिप्लेसमेंट है, ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, डज नॉट रिजल्ट कैश आउटफ्लो। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। लास्ट बेंच मिस हो गया, अरे वाह गुड़िया। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, डज नॉट रिजल्ट कैश आउटफ्लो, so it provide fund for replacement, so it provide fund for replacement, so it provide fund for replacement of asset। खर्चा तो दिखा रहे हैं, पैसा नहीं जा रहा है, तो इट प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट। ये बच्चा का तबीयत खराब है क्या? नॉट वेल? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तो सो के नहीं पढ़ना होता बेटा क्लास में। ओके, इट प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट, फंड फॉर रिप्लेसमेंट। हाउ इट प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट? डेप्रिसिएशन के लिए पैसा नहीं जाता, वो पैसा बिजनेस में रह जाता है, तो फिर वो एक फंड बनते जाता है। क्या बनते जाता है? फंड। लास्ट नवंबर में आ गया था ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंसेस नॉन कैश एक्सपेंसेस बोलकर कुछ आया था। सो डेप्रिसिएशन बिजनेस का ही खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, पढ़ाऊंगा पीएल में, बट कैसा एक्सपेंसेस है? नॉन कैश। ये 2 नंबर का ट्रू फॉल्स। आप लोगों को लग रहा है क्यों इतना चिल्ला रहा है? अरे बेटा मेरे को आपका फ्यूचर पेपर दिख रहा है, मेरे को आपका वो जो ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। मैं बोल दे यार 50 बार, कोई बच्चा ना भी पढ़े तो उसको तो याद आए कि इतना चिल्लाया था आरजी। डन। हाउ इट प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट? नॉन कैश एक्सपेंसेस है, खर्चा दिखा देते, पैसे नहीं जाते। डन। ओके, अब और भी टेक्निकल बातें हैं, आज तो थोड़ा सा लाइट टॉपिक पे बात कर लेते हैं। 2-3 टॉपिक और है बिफोर वी स्टार्ट जो मेथड्स। डेप्रिसिएशन नोट नंबर बेटा 5 आज के लिए लास्ट पॉइंट रहेगा, कुछ बिल्स में बाकी है ना, वो भी डिस्कस करना है। फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, हेडिंग देना factors in measurement of depreciation। Factors to be considered in measurement of depreciation।
या ऐसे लिख दो जो बुक में लिखा है, फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा कभी भी आप कोई एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते ना, 3 बात को देखते, बड़ा सिंपल है। एक तो कॉस्ट देखते, कॉस्ट, जो एसेट्स का ज़्यादा कॉस्ट होगा उसका डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा होगा। और लाइफ देखते हैं, क्या देखते हैं बेटा, लाइफ, उसका यूजफुल लाइफ देखते, कैसा लाइफ बेटा, यूजफुल लाइफ देखते ना। और उसका स्क्रैप वैल्यू, कि वो एसेट्स का जब यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगा तो कितना रुपया मिलेगा। इन 3 बातों को ध्यान पे रखकर, ये बड़ा आसान है। कॉस्ट सर जितना भी खरीदा वो कॉस्ट है, बट यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करना बड़ा तकलीफ है, आप एक्सपर्ट का सहारा लेते हो। और स्क्रैप वैल्यू भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एस्टिमेट नहीं कर सकता है, तो वो भी यहाँ भी एक्सपर्ट ही हेल्प करेगा आपको। बट कॉस्ट का कैलकुलेशन आप करोगे, कॉस्ट का कैलकुलेशन बहुत धमाकेदार है। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों में पढ़ोगे। जब मैं कल कॉस्ट पढ़ाऊंगा दिखाऊंगा, जो यहाँ पे पढ़ रहे वो इंटर में आया, जो इंटर में पढ़ रहे यहाँ भी आ गया, कोई बाउंड्री नहीं है, एकदम ओपन है, कोई भी कहीं आ जाएगा, उसलिए सीखना है, बस इतना ही था। What are the factors considered for calculation of depreciation? Cost, life और scrap value। लाइफ के सामने लिखेंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आज जैसे बताया था ना, इस फर्नीचर का लाइफ 10 साल है, ये कंफर्म नहीं है, एस्टिमेटेड है। क्या है? एस्टिमेटेड है। 3 साल पार हो गया, अभी भी कितना साल चलेगा, 7, नहीं 5 साल चलेगा, तो लाइफ रिवाइज भी हो सकता है। उसलिए लाइफ के सामने क्या बोलेंगे, एस्टिमेटेड। और स्क्रैप वैल्यू, आज कल मैं कार खरीदने गया तो उन्होंने बोला कि आप तो ये कार खरीदोगे, आपका तो बहुत अच्छा रीसेल वैल्यू मिलेगा। हमने बोला लिख के दीजिए पेपर में इतना मिलेगा। नहीं सर वो तो एस्टिमेटेड है। क्या? वो लोग बेचने के समय तो बोलता ही है आप ये कार खरीदो, इसका रीसेल वैल्यू बहुत है, आप इतना में खरीदोगे, 5 साल बाद आप कार चेंज कर लेते हो, तो 5 साल बाद आपको 20 लाख का कार है तो 10 लाख मिलेगा। हम बोले प्लीज लिख के दीजिए ना, नहीं लिखा, डैश लो, बोल देता है एस्टिमेट। सर ये एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन थोड़ा ऊपर भी मिल सकता है, नीचे भी मिल सकता है। तो स्क्रैप वैल्यू इज व्हाट, एस्टिमेशन। लाइफ, सर ये गाड़ी तो 10 साल बिंदास चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख के दीजिए ना 10 साल चलेगा, नहीं तो पैसा वापस। नहीं सर ये तो एस्टिमेशन है। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट तो एक्चुअली रहता है ना, अरे भाई जितना भी खरीदा वो कॉस्ट। तो ध्यान देना ट्रू फॉल्स में लाइफ के सामने क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड। और कल से रिवीजन भी चिल्लाएंगे ना तो आपने यही बोलना। सो व्हाट आर द फैक्टर्स कंसीडर्ड, कॉस्ट ऑफ एसेट, इसका अच्छा पढ़ाइए, कल पढ़ेंगे। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, बस 3 ही पॉइंट। फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, नंबर 1 कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट। नंबर 2 बी, जो भी लिखना, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। और क्या, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ पे लाइफ, यूजफुल लाइफ तो बता ही दिया, स्क्रैप वैल्यू का पढ़ाई नहीं, कॉस्ट ऑफ एसेट का पढ़ाई है, आराम से देखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास मेथड्स आ जाएगा नेक्स्ट क्लास से। फॉर द टाइम बीइंग अपने जितना पढ़े हैं उस पर कुछ MCQs कर लेते, थोड़ा सा जो पढ़ाई किए वो यूटिलाइज हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। डेप्रिसिएशन कौन सा एसेट्स पे लगता है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, और एमोर्टाइजेशन बाद में पढ़ेंगे इंटेंजिबल एसेट पे। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, डेप्रिसिएशन इज सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ depreciable amount over useful life, over useful life। और फिर क्या बताया,
डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। यूजफुल लाइफ क्या होता है? यूजफुल लाइफ एक तो पीरियड और दूसरा प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स। इतना नहीं बोलने सकेगा, बोलेगा प्रोजेक्टर। डेप्रिसिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट के प्रोफेशन में? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर्विस जानने के लिए, प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। इट प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट। हाउ इट प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट? डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है, खर्चा दिखाते हैं, पैसा नहीं जाता है तो प्रॉफिट इकट्ठा होते रहता है। जब पुराने एसी करेगी बाय तो नया एसी को करेंगे हाई, तो नया एसी को हाई करने का पैसा इधर से बच जाता है। ओके, सो रीजंस क्या था डेप्रिसिएशन का? रीजंस भी बता दिए थे। यूज है, पैसेज ऑफ टाइम है, ऑब्सोलेसेंस है, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू है। What are the factors to be considered for calculation of depreciation? Cost, estimated useful life, estimated scrap value। और भी 3 थ्योरी है कि पीपी क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कॉस्ट, और 2 ही थ्योरी मेरे को दिखता है। फिर उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। इतने ही थ्योरी, आपको स्टडी मेट खोल के नहीं पढ़ना है, पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। एक एक क्वेश्चन थ्योरी प्रैक्टिकल प्रेरणा के मैट में कवर्ड है, बस आपको यही पढ़ना है। घर जाके किताब नहीं पढ़ना है, वो टाइम बचा रहा हूँ। किधर डालना है? लॉ पढ़ना है और मैथ्स का फॉर्मूला रटना है। और भी मैथ्स में कुछ अच्छा होगा तो कर लेना। आइए थोड़ा एमसीक्यूज का आनंद उठाते हैं। बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ाने से तो बच्चे बोर हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन इज प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर यूजफुल लाइफ। ये आ गया सेकंड क्वेश्चन, हेवी क्वेश्चन। नंबर ऑफ ईयर एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल बिफोर इट वेयर्स आउट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। बेटा एस्टिमेटेड फिजिकल लाइफ और यूजफुल लाइफ में डिफरेंस है। ये एसी तो 50 साल लगा के रखो ऐसे ही रहेगा, बट यूजफुल तो नहीं है। तो 50 साल तो इसका फिजिकल लाइफ है, बट यूजफुल लाइफ तो नहीं है। तो फिजिकल लाइफ से आप लोग को मतलब नहीं। डन? ओके, नाउ अच्छा क्वेश्चन है, टिक मार्क कर देना सभी कोई। पॉइंट नंबर 4, एवरीवन। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ट्रू फॉल्स में मिलेगा, सीएमए को एमसीक्यूज मिल सकता है। यूजफुल लाइफ 2 सिखाए थे, यूजफुल लाइफ 2 सिखाए थे। एक तो क्या बोला? पीरियड बोले थे ना, और दूसरा क्या बोले थे? नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स। तो कौन सा ले ले? बोथ ए एंड बी। अभी अभी सिखाए थे डेप्रिसिएबल अमाउंट, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। लैंड के बारे में कल बात करेंगे जब पीपी का मीनिंग समझाएंगे। और 7, द प्रिंसिपल फैक्टर इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए क्या क्या फैक्टर कंसीडर करते हैं? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, विच ये इंपॉर्टेंट है ट्रू फॉल्स के लिए। सीए स्टूडेंट्स ध्यान रखना। 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। कोई देकर बोल देगा क्या कॉजेज है ट्रू फॉल्स में, तो क्या है बेटा? ऑब्सोलेसेंस आपके हमारे घर से नहीं होता है, ये बाहर का बात है बाबू। अब यहां से कॉस्ट का चक्कर चलेगा, कॉस्ट का। इतना एमसीक्यूज पढ़ना नहीं है अपने को सीए स्टूडेंट्स को, बट एमसीक्यूज कंसेप्ट क्लियर के लिए रखा है, थोड़ा ही पढ़ना है, इसलिए कोई कोई छोड़ देते हैं। सीएमए को पूरा पढ़ना है और 10 नंबर देता है बेटा ये चैप्टर। नंबर्स काउंट मत करो कितने सम्स है, आप इसको सीखकर कितना रुपया कमाओगे वो उसका तो काउंटलेस काउंटिंग नहीं हो सकता है। आगे बेटा बिल्स में लास्ट नोट एकोमोडेशन का था, कितना नंबर? 11, 12 कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल। कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल, ड्यू डेट नहीं,
मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल। 12 नंबर लिखा नोट। इसके अंदर 8 पॉइंट्स है, पहले समझेंगे अच्छी तरह से। ये देखो, आज सपोज 10 अप्रैल 24 है और आज अपने 2 मंथ्स का बिल ड्रॉ किए, 2 मंथ्स का बिल ड्रॉ किए। तो 10 अप्रैल में 2 महीना जोड़िए ना, 10 अप्रैल में 2 मंथ्स प्लस करो, 10 अप्रैल 24 में 2 मंथ्स प्लस किया, कितना आया? 10 6 24। इसको बोलते हैं ड्यू डेट। क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। ड्यू डेट, ड्यू डेट इज डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल प्लस पीरियड ऑफ बिल। ड्यू डेट, ड्यू डेट टेक्निकली। और 10 जून को तो नहीं होता है, उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा देते ना, तो 10 जून में 3 दिन जोड़ो, 13 24। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। ये टेक्निकल मीनिंग है, बट जब सम सोल्व करोगे तो ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट को एक ही मान लिया जाता है, बट लीगली अलग अलग है। और कभी भी आपसे ड्यू डेट पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको मैच्योरिटी डेट से ही मतलब है, मैच्योरिटी डेट। सो ड्यू डेट इज द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल प्लस पीरियड ऑफ बिल, और उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मैच्योरिटी डेट। अब इसको लेकर 5-6 अच्छे पॉइंट्स हैं, जिसको समझाकर 10-15 MCQs करेंगे। क्या पता एक क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स में। जैसे कि मैंने बोला 3 दिन प्लस कर लीजिए, कभी कभी ये ग्रेस पीरियड अलाउड नहीं होता है। नो ग्रेस पीरियड ऑफ 3 days इज अलाउड। अगर बिल्स में लिखा है कि बिल्स पेबल एट साइट, बिल्स में एट साइट या बेटा पेन कोई बजा रहा है, ऑन साइट, एट साइट, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटेशन। बिल में लिखा है कि बिल्स पेबल आफ्टर 2 months, ऑन डिमांड या एट साइट, ये वर्ड डाल देगा, उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा नहीं देंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा नहीं देते। तो ये बात समझना है। और समझना है आप लोगों को, बिल 10 अप्रैल को ड्रॉ किया, मैंने आपको दिया, आपने 15 अप्रैल को साइन किया बिल में, तो बिल का पीरियड कब से शुरू होगा? 10 के बाद से ना 15 के बाद से? ये भी बताएंगे। आप कुछ नहीं जानते हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या आपके लॉ में? है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर है, तो वहां पे सीख लोगे। अच्छा ही है, मेरे को अब वो कुछ समझाना कम पड़ेगा। बट सुनो, मैंने बिल ड्रॉ किया 10 को और आपने उसको साइन किया 15 को। तो पेन से साउंड आ रहा है किसी का बेटा, किट किट किट, 15 को। तो वो 2 महीना कब से काउंट करे? 10 के बाद से काउंट करे ना 15 के बाद से? तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना। तो नॉर्मली जब मैं बिल ड्रॉ करता हूं उसी समय से पीरियड होता है। आप साइन करने वाले डेट से आपका मतलब नहीं है, 10 से शुरू होगा। कब से? ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। अगर बिल में आफ्टर साइट वर्ड डाला है, बिल में क्या वर्ड डाला है? आफ्टर साइट। आफ्टर साइट तो आप जब एक्सेप्ट करोगे तब से काउंट होगा। पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द आफ्टर द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये 2 बातें आप लोग देखेंगे। ग्रेस पीरियड 3 days, ग्रेस पीरियड 3 days, तो ग्रेस पीरियड तो नहीं भी मिलता है ऑन डिमांड, एट साइट, ऑन प्रेजेंटेशन बिल पे। अरे बिल तो हम 10 तारीख को हम ड्रॉ किया, अंश बाबा 15 तारीख को साइन किए। बाबा का सिग्नेचर से डेट से मतलब नहीं, मेरे डेट से मतलब है। बट बिल में एट साइट, आफ्टर साइट वर्ड डाला है, तो बाबा जब एक्सेप्ट करेंगे तब से। सब मैं लिखाऊंगा विद एग्जाम्पल। और एक छोटा सवाल जो हम लोग जानते हैं, अगर कोई बिल का मैच्योरिटी डेट अब पब्लिक हॉलीडे हो जाता है, लाइक कोई संडे, कोई 15 अगस्त, कोई 26 जनवरी, क्रिसमस, ये 4 दिन याद रखना।
ये 4 दिन तो एकदम ही याद रखना, एकदम अलर्ट रहना। संडे, 15 अगस्त सबको याद है, 26 जनवरी याद है, क्रिसमस याद है, और भी इतने पब्लिक हॉलीडे, आसाम में बिहू का भी डे रहता है, और पंजाब में अलग डे, वेस्ट बंगाल में अलग डे पब्लिक हॉलीडे, तो इतना तो पॉसिबल नहीं, बट ये 4 दिन याद रखना। इसके बाद ना 2 चैप्टर हुआ करता था फाउंडेशन में, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करेंट, उसमें 50 बार ये कंसेप्ट यूज होता था, इंस्टीट्यूट उड़ा दिया सिलेबस से, नहीं सीखने मिलेगा। तो ये 4 दिन अब आपको याद रखना है। इस दिन अगर मैच्योरिटी डेट रहेगा ना, तो फिर प्रीसीडिंग डे, तो अगर ये 15 अगस्त को मैच्योरिटी डेट आता है ना, तो 15 अगस्त नहीं बोलेंगे, 14 अगस्त। अब देखो इस पे क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकता है, या तो ट्रू फॉल्स में डालेगा, इंस्टीट्यूट इतना आसान डालता है नहीं, वो बड़ा सा सम्स में डाल देगा। तो एक बार हम लोग कहीं फंस भी रहे थे, तो हमने कटवा के डाला था, उस समय तो मेरे को लग रहा था एवरेज पे चढ़ रहे, आज समझा रहे, तो वो अलर्ट रहना पड़ेगा। तो इसी में तो 100 में 100 मिलेगा, अदरवाइज उसके लिए 1 नंबर कट जाएगा। तो आप लोग बिल का मैच्योरिटी डेट लिखेंगे ना, तो संडे तो बताएगा नहीं कोई, तो 3 ही दिन तो बाकी रह गया, क्या 26 जनवरी, 15 अगस्त और क्रिसमस, 3 दिन याद रखना। और डालेगा तो ये 3 ही दिन डालेगा। बिहू कैसे डालेगा, दिल्ली वाले को क्या पता बिहू का कब होता है फेस्टिवल, अलग अलग स्टेट का अलग अलग फेस्टिवल है, तो वो बिहू पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि पेपर दिल्ली से आता है, तो जो पूरे नेशनल लेवल पे है ना वो आएगा। तो 3 दिन याद रखना, 1 दिन पहले हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 1 दिन पहले। और ऐसे कोई सडन या इमरजेंसी हॉलीडे आ गया, अरे कल हम लोग का मैच्योरिटी डेट है, कल अचानक मोदी जी, अमित शाह जी सब आ गए, गुवाहाटी में सब बंद, तो हमको थोड़ी ना पता था कल आएंगे, 1 दिन कैसे दूं पहले, तो फिर नेक्स्ट डे, ये भी कंफर्टेबल है। तो इस पे क्वेश्चन आएगा, मतलब 7 पे आ सकता है। और एक बात फिर मैं धीरे धीरे लिखाऊंगा, बेटा अगर बिल का पीरियड डेज में दिया है, डेज में 30 डेज, तो 30 डेज दिया है ना, उंगली में गिनती करना 30 दिन, वो शॉर्टकट ना मारना, 30 दिन इजिकल टू 1 महीना। 60 डेज दिया है ना, नो शॉर्टकट, 60 डेज इजिकल टू 2 मंथ्स मत बोलना, हाँ उंगली में गिनती करना। क्यों, सीपीडी में बहुत आता था। अब 1 फेब को बिल ड्रॉ किया 30 डेज, तो फरवरी तो 28 डेज का होता है, कभी कभी 29, तो अलग हो जाएगा ना 30 डेज, अरे दिन गिनती करेंगे। और 1 फेब को 1 महीना बोला, तो 1 फेब से 1 मार्च 1 महीना, और 30 डेज बोलेगा तो 1 मार्च नहीं होगा, 1 मार्च के बाद चला जाएगा, अरे 28 दिन तो इधर है। तो डिफरेंस आएगा, सब पे एग्जाम्पल है, टेंशन नहीं लेना, फील कर लो, कर लिया, ओके। तो पीरियड गिवन डेज में रहेगा तो डेज में चलेंगे, मंथ्स में रहेगा तो मंथ्स में। नेवर टेक 30 डेज इज इक्वल टू 1 मंथ। इतनी सारी बातों को रखकर मैं बहुत सारे एमसीक्यूज सिखाएंगे, और सबके लिए एटलीस्ट सीएमए के लिए तो लॉलीपॉप एक खाई जाओ, एंड सीए के ट्रू फॉल्स में आ सकता है, या बड़ा सा सम्स में वो डेट लिखना। कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल, ठीक है। नंबर 1, ड्यू डेट ऑफ बिल, नंबर 1 ड्यू डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ ड्राइंग प्लस पीरियड ऑफ बिल, डेट ऑफ ड्राइंग प्लस पीरियड ऑफ बिल, ड्यू डेट ऑफ बिल इज इक्वल टू डेट ऑफ ड्राइंग प्लस पीरियड ऑफ बिल। एग्जाम्पल, on 10th April, a bill drawn for 2 months, a bill drawn for 2 months, 10th April, a bill drawn for 2 months, तो आंसर हो जाएगा ड्यू डेट इज इक्वल टू, ड्यू डेट इज इक्वल टू 10th April प्लस 2 months, 10th जून, बोर्ड पे है आंसर 10th जून, ड्यू डेट, ड्यू डेट 10th अप्रैल में 2 months 10 जून, क्लियर। ये ड्यू डेट है, क्या बेटा, ड्यू डेट। मैच्योरिटी डेट इज इक्वल टू
मैच्योरिटी डेट इज इक्वल टू ड्यू डेट प्लस 3 days ग्रेस पीरियड, ड्यू डेट प्लस 3 days ग्रेस पीरियड, 3 days ग्रेस पीरियड। तो ऊपर वाला एग्जाम्पल का क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट इज इक्वल टू 10 June प्लस 3 days, 10 June प्लस 3 days, कितना हो गया 13 June। डन, ये क्लियर है। नोट नंबर कौन सा, इसके 2 पॉइंट लिख लिया ना। नेक्स्ट, 3 days ग्रेस पीरियड इज नॉट अलाउड, 3 days ग्रेस पीरियड इज नॉट अलाउड। नोट नंबर नेक्स्ट, 3 days grace period is not allowed, that is grace period of 3 days not allowed on bills payable at site, on bills payable at site oblique on demand oblique on presentation, 3 days grace period not allowed on bills payable at site oblique on demand oblique on presentation। हाइलाइटर से हाईलाइट करना, नो ग्रेस पीरियड इन 3 सिचुएशन पे, नो ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। बिल में क्या लिखा है, बिल्स पेबल एट साइट, बिल्स पेबल ऑन डिमांड या बिल्स पेबल ऑन प्रेजेंट। जब प्रेजेंट करेंगे तब देना है, तो उसमें 3 दिन का एक्स्ट्रा पीरियड नहीं देना है। डन। हर एक बिल पे कितना दिन ग्रेस पीरियड देते हैं, 3 days। ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटेशन, एट साइट लिखा है तो उसमें 3 दिन का मोहल्लत नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल, ऑन 1st June बिल ड्रॉन फॉर 2 months, bills drawn for 2 months, payable on demand, oblique at site। यस, कितना तारीख, आप पहले ड्यू डेट निकालेंगे। कब ड्रॉ किया बेटा, 1 June को, है ना, बोलो बेटा। 1 June में कितना महीना का बिल है, 2 months। 1 June में 2 months प्लस कीजिए, गलती नहीं बोलना, 1 August, ये ड्यू डेट, ग्रेस पीरियड 0, मैच्योरिटी डेट 1 August, नो ग्रेस पीरियड, 3 दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। कौन सा बिल पे, एट साइट, ऑन डिमांड लिखा रहेगा। उम्मीद नहीं करेंगे आप लोग को ऐसा क्वेश्चन मिले, बट आप लोग 100 के लिए फाइट कर रहे हो तो सब कुछ अच्छा से पढ़ना है, बहुत माइनर बात है। तो ड्यू डेट क्या रहेगा, 1 August, और मैच्योरिटी डेट भी क्या रहेगा, 1 August। ऐसे लिखो कि रिवीजन में आपको दिखे। नो ग्रेस पीरियड, बिल्स पेबल एट साइट है, ऑन डिमांड है, नो ग्रेस पीरियड। डन। अभी और 4 बातें हैं फिर खत्म हो जाएगा। ये समझा, ये समझ लिया एवरीवन। नॉर्मली बिल का पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम नेक्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल। आज 1 May है, आज मैंने बिल ड्रॉ किया तो 30 days का बात है, तो कल से काउंट होता है, कल से। 1 May से 1 June 1 महीना नहीं होता है, पहले याद रखना। आज से CA बनने तक 1000 टाइम्स करोगे। 1 May से 1 June 1 महीना नहीं होता है। 1 May को बिल ड्रॉ किए तो पीरियड काउंट होता है 2 May से, 2 May से 1 June होता है, 2 May से 1 June। डेट टू डेट बोले तो 1 महीना से ज़्यादा हो जाता है। 1 महीना का बात करें तो 31 May तक ही 1 महीना होता है। बट जिस दिन बिल ड्रॉ करते हैं ना, जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है उस दिन को कंसीडर नहीं करते। तो आज 1 May है, आज बिल ड्रॉ किया तो आप 1 June बोल दो, सही है,
लेकिन काउंटिंग 1 मई से नहीं किए, 2 मई से 1 जून तक, 2 मई से 1 जून तक। तो पीरियड ऑफ बिल इज काउंटेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल, बट इन केस ऑफ बिल्स आफ्टर साइट, एट साइट नहीं, बिल्स आफ्टर साइट, तो फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद, किसके बाद? या राहुल बाबू का बिल एक्सेप्ट करते, कोई मतलब नहीं। आज 1 जून है, मैंने बिल ड्रॉ किया 1 महीने का, तो 1 जून से 1 जुलाई 1 महीना हो गया, 1 जून से 1 जुलाई। भाई ने 5 जून को साइन किया, 5 जून नहीं देखना है, 5 जून नहीं देखना है, बट उस बिल में क्या लिख दिया? आफ्टर साइट, तो 1 जून से काउंट नहीं होगा, 5 जून से 5 जुलाई तक जाएगा, 5 जून से मैंने डेट एक्सेप्टेंस के बाद। अदरवाइज आफ्टर साइट वर्ड नहीं लिखा रहेगा तो ड्राइंग के बाद से, कब से बेटा? ड्राइंग के बाद। और आफ्टर साइट लिख देगा तो एक्सेप्टेंस के बाद। ग्रेस पीरियड मिलेगा, ग्रेस पीरियड कब नहीं मिलता है? ग्रेस पीरियड कब नहीं मिलता है? ग्रेस पीरियड कब नहीं मिलता है? ये दोनों साइड देखकर तो साइट ही नहीं दिखेगा आपको। तो बेटा एट साइट लिखा है तो स्टॉपेज का है, और आफ्टर साइट लिखा है तो स्टार्टिंग का है। तो ये नोट नंबर कौन सा लिखाएंगे? 4, यस 4। पीरियड ऑफ बिल इज काउंटेड आफ्टर द डेट ऑफ ड्रॉइंग, पीरियड ऑफ बिल इज काउंटेड आफ्टर द डेट ऑफ ड्रॉइंग, period of bill is counted after the date of drawing of bill, that is date of acceptance of bill is not relevant. Period of bill is counted after the date of drawing of bill, that is date of acceptance is not relevant. Done, full stop। date of acceptance से का डेट से मतलब नहीं, एक्सेप्टेंस तो चाहिए ही, नहीं तो लॉ के मैम तो सिखाई होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा ऐसा कुछ। एक्सेप्टेंस तो चाहिए बट डेट उसका रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे। ऑन 1 जून a bill is drawn for 2 months, full stop। bill accepted on 5th June, bill accepted on 5th June। on 1st June a bill is drawn for कितना months? 2 months, full stop। bill is accepted on 5th June। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो 2 months कब से काउंट करें? 1 जून से ना 5th जून से? कॉपी में क्या लिखे हो? बिल का पीरियड ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे ना, तो ड्राइंग के बाद से स्टार्ट करेंगे। 5 जून इरिलेवेंट, तो 1 जून से 2 महीना क्या होगा? 1 जून ना 5 जून, क्या देखना है? 1 जून। 1 जून में 2 months, 1 अगस्त में 3 days, 4 अगस्त इज प्रेरणा डे। ओके, 1 जून आंसर लिखो। पीरियड 5 जून से काउंट नहीं होगा, पीरियड कब से काउंट होगा? 1 जून। 1 जून प्लस 2 months, फर्स्ट जून प्लस 2 months, 1 अगस्त ड्यू डेट प्लस 3 days ग्रेस पीरियड ऑलवेज, सो मैच्योरिटी डेट इज 4th अगस्त, ठीक है। नोट नंबर कौन सा था? 4। नोट नंबर 5, इन केस ऑफ बिल्स आफ्टर साइट, इन केस ऑफ बिल्स आफ्टर साइट, इन केस ऑफ बिल्स आफ्टर साइट, period is counted after acceptance। in case of bills after sight, period is counted
आफ्टर एक्सेप्टेंस and grace period allowed, and grace period 3 days allowed. In case of bills after sight, period counted acceptance के बाद 3 days grace period मिलेगा. वो एट साइट आफ्टर साइट में कंफ्यूज हो जाओगे, उसलिए बता दिया. तो यही एग्जाम्पल ध्यान से देखना. ये एग्जाम्पल बिल ड्रॉ कब किया था अपने? 1 जून को किया था ना, बोलो भाई. 2 मंथ्स का. और एक्सेप्ट कब किया आपने? 5 जून. तो पीरियड स्टार्ट होगा 5 जून से. कब से? 5 जून से. नॉर्मली मैं आज ड्रॉ किया, आज से ही पीरियड काउंट, आज छोड़ देते हैं ऐसे, मैंने आज बोलते हैं, आज से ही पीरियड स्टार्ट. बाबा ने कब साइन किया उससे मतलब नहीं है, डेट से. बट बिल्स आफ्टर साइट वर्ड डाल दिया, क्या? आफ्टर साइट. तो यहां से काउंट करो 2 मंथ्स. 5 जून में 2 महीना जोड़िए, फिर अगस्त. ग्रेस पीरियड ऑलवेज अलाउड, तो क्या हो जाएगा? 8 अगस्त. देन ग्रेस पीरियड एक ही जगह नहीं मिलेगा, एट साइट, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटेशन बोला, बाकी के सब जगह ग्रेस पीरियड मिलेगा. जिस दिन मैं बिल ड्रॉ करता हूं उस दिन से मीटर चालू, बट आफ्टर साइट लिखा है तो एक्सेप्टेंस. एग्जाम्पल नेक्स्ट. ऑन 1 जून अ बिल ड्रॉन आफ्टर साइट, a bill drawn after sight for 2 months, after sight for 2 months, after sight for 2 months. 1 June bill drawn after sight for 2 months, after sight. आंसर लिख लो बोर्ड से. So due date will be 5th June plus 2 months. Due date 5th June plus 2 months. फिफ्थ अगस्त प्लस 3 डेज 8 अगस्त. तो नॉर्मल बिल का पीरियड 1 जून से शुरू होता है. आफ्टर साइट का पीरियड एक्सेप्टेंस के बाद से. ग्रेस पीरियड हर एक बिल पे मिलेगा, कोई नहीं रोकेगा. एट साइट लिखा रहेगा तो ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा. अब बेटा यू नेवर टेक 30 days इज इक्वल टू 1 month. If period of bill is given in days, calculation should be made in days. If period is given in month, calculation should be made in months. अभी मैं 1 Feb का बिल ड्रॉ करके आप लोग को दिखाता हूं कैसे. एक डेट के कारण आपके जो सीनियर सीपीटी देते थे उनका नेगेटिव होता था, -0.25 हो जाता था, 60 मार्क्स का काउंट होता था. भर के एग्जाम्पल देते थे आपके सीनियर्स को जब सीपीटी होता था. तो आपके लिए तो उतना रिलेवेंट है कि नहीं पता नहीं, बट आपको पढ़ना है. और हमारे सीएमए गुड़िया लोग के लिए तो चाहिए, भाई लोग के लिए. सो नोट नंबर 6. इफ पीरियड ऑफ बिल इज गिवन इन डेज, इफ पीरियड ऑफ बिल इज गिवन इन डेज, कैलकुलेशन शुड बी मेड इन डेज. इफ पीरियड ऑफ बिल इज गिवन इन डेज, और इसके बाद 2 लाइनें खत्म हो जाएगा. If period of bill is given in days, calculation should be made in days. That is, don't take 30 days is equal to 1 month. That is, don't take 30 days is equal to 1 month. Don't take 30 days is equal to 1 month. ये देखो 1 Feb 24, 1 Feb 24 को बिल ड्रॉ किया 1 मंथ के लिए. कितना मंथ के लिए? 1 मंथ के लिए. तो इसका ड्यू डेट क्या बनेगा? ड्यू डेट नहीं चाहिए, ऐसे बता रहा हूं मैं. 1 Feb में 1 महीना प्लस कीजिए, बोलो बेटा. 1 मार्च प्लस ग्रेस पीरियड 3, तो क्या हो जाएगा? 4 मार्च. क्लियर है? और इसी को मैं घुमा देता हूं. ये क्लियर है ना?
इसी को मैं बोल देता हूं 1 Feb को बिल ड्रॉ किया 30 डेज के लिए। तो आप लोगों को क्लास 5-6 में पढ़े थे, याद होगा ना, मैम सिखाई होगी ना, जनवरी 31, मेरे को याद नहीं है, फरवरी तो लीप ईयर होता है ना, अभी तो इस बार 29 है ना, इस बार 29, फिर ऊपर वाला 31, याद है क्या? पक्का? मेरे को याद नहीं है, स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कहाँ से सीख गया मैं, हमें तो याद ही नहीं था। मैथ्स में तो नैया पार हो जाओ, 30, 29, 30 मिल जाओ, बस 1 नंबर ग्रेस से पास हो जाते थे। आपको याद है? सुनो ना, फरवरी 29 डेज का है ना, 1 तारीख को बिल ड्रॉ किया, 1 तारीख छोड़ देते हैं जिस डेट को ड्रॉ किया, तो फरवरी में 29 डेज है, 1 दिन तो गया ना, बोलो बेटा, 1 दिन गया, तो फरवरी में कितना दिन हो गया? 28। अरे जिस दिन ड्रॉ करते हैं उसके नेक्स्ट डे से होता है 28। 30 डेज कब तक होगा भाई? प्लस 2 दिन ना, तो मार्च 2 है ना, मार्च 2 30 डेज हुआ, और 3 दिन एक्स्ट्रा 5 मार्च। देखो तो उलाला हो जाता है 1 दिन के कारण। इस बार तो चलो 1 दिन का डिफरेंस आ गया, और 4 साल में 1 बार ही होता है, और बाकी का तो 28 दिन का होगा। तो जो आपको होमवर्क जाएगा आज वो ट्रू फॉल्स, ये एमसीक्यू से ध्यान रखना, ये लीप ईयर है बोल के 1 दिन का डिफरेंस, अदरवाइज 2 दिन का डिफरेंस। इसलिए पीरियड ऑफ बिल डेज में दिया है तो डेज में कैलकुलेट करना। देखो आंसर तो अलग आ गया, एमसीक्यूज आएगा तो ऑप्शंस भी रहेगा, वहां पे मारेगा उन लोग 28, 29 और 33 होता है, अच्छा 4, 5, 4 आंसर दे देगा, बस टॉस करना पड़ेगा। जैसे मैथ्स में कभी कभी समझ में नहीं आता टॉस कर लो, तो बेटा ऐसे नहीं करना। एग्जाम्पल, ऑन 1 Feb a bill drawn for 30 days, due date is equal to February 29 minus 1, 28 days plus 2 days, ड्यू डेट इज इक्वल टू फरवरी कितना दिन का होता है? 29 माइनस 1। क्यों माइनस 1? डेट ऑफ ड्रॉइंग 1 तारीख को नहीं लेते, अरे फ्रॉम द नेक्स्ट डे, तो फरवरी कितना दिन? 28 प्लस मार्च प्लस 2 डेज, दैट इज मार्च 2। ड्यू डेट क्या हुआ? मार्च 2। कैसे मार्च 2 हुआ? फरवरी में 28 डेज और मार्च में 2 डेज, दैट इज दोनों 28 प्लस 2 30 डेज हो गया, तो प्लस 3 डेज ग्रेस, तो मैच्योरिटी डेट 5 मार्च। 3rd मीन्स आउट है, ओके 5 मार्च। क्लियर है सबका? डन। मैच्योरिटी डेट क्या हो गया? 5 मार्च। फिर से लिखेंगे, सपोज बिल इज फॉर 1 मंथ, बिल इज फॉर 1 मंथ, सेम क्वेश्चन, बिल इज फॉर 1 मंथ, तो ड्यू डेट क्या होगा बेटा? 1 Feb से 1 मार्च। बिल इज फॉर 1 मंथ, तो ड्यू डेट इज इक्वल टू 1 Feb प्लस 1 मंथ 1 मार्च। मैच्योरिटी डेट इज इक्वल टू प्लस 3 डेज, कितना हो गया? 4 मार्च। एनिमल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? 4 मार्च। तो देखो तो राधिका रानी 30 दिन को 1 महीना बनाएगी तो तेरा 1 नंबर खा जाएंगे ये लोग। हाँ, नहीं बनाना है, और डन। सो जो लास्ट पॉइंट सबको पता है, लास्ट 2 पॉइंट, नोट नंबर कौन सा बेटा? 7। If maturity date falls on public holiday, if maturity date falls on public holiday, if maturity date falls on public holiday, preceding day is maturity date,
preceding day, one day before, preceding day, one day before is maturity date. ब्रैकेट में चार पब्लिक हॉलीडे का नाम लिख लेना. एक तो संडे, पेपर सेटर पेपर में नहीं बताएगा कभी संडे, बताएगा तो ऐसे ही पता चलेगा ओ संडे बोला है कुछ तो जरूर है. उन लोग डालेगा कौन सा 26 जनवरी, 15 अगस्त और 25 दिसंबर. 26 जनवरी, 15 अगस्त, 25 दिसंबर, ये 3 दिन को हाइलाइटर से हाईलाइट करना. हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई चलकर नहीं बोलेगा आपको पेपर में. आप ज्ञानी हो, एटलीस्ट इस बात को ध्यान रखना, आके निकल जाएगा और इसी में आधा 0.5 या 1 नंबर कट जाएगा. और लास्ट पॉइंट, when maturity date falls on emergency / sudden holiday, when maturity date falls on कब बेटा, इमरजेंसी / सडन हॉलीडे, अचानक छुट्टी कर दिया हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने. बोर्ड पे लिखा है इफ मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन इमरजेंसी / सडन मतलब अचानक हॉलीडे. तो फिर क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, मैच्योरिटी डेट विल बी नेक्स्ट डे, सक्सेडिंग डे. मैच्योरिटी डेट नेक्स्ट डे या सक्सेडिंग डे. आना एमसीक्यूज में आना, टिक मार्क करना है घर पे, अभी नहीं. होमवर्क ले लेना, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो. एमसीक्यूज में पेज नंबर 23, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 11 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, 14 ले लो, सब ले लो, 15 ले लो, 16 ले लो, 17 ले लो, 18 ले लो, 19 तक ले लो. ये सब एमसीक्यूज है. आप लोग ट्राई करना और मैं डिस्कस कर लूँगा कल आप लोग के साथ. तो आज का सुहाना सफर यही समाप्त हो रहा है. एक सम बाकी है ना अभी भी, एक सम बॉब, डॉन का एक बताया था ना, बाकी का नीचे भी तो 3 है. हाँ, तो वो मैं कराऊंगा कल आप लोग से और ये भी कराएंगे. हाँ, तो प्रॉब्लम होगा तो मैं कराऊंगा ना. इस बैच में सारा सम्स मैं कराने वाला हूँ. आप लोग घर में जो समय बचा रहे हैं, मैथ्स का फॉर्मूला और लॉ का RTP MTP पढ़ना.